हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु ऐप। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से ऐप जिसका नेम है ग्रेविटी गुरु, है ना दोस्तों। ये लेक्चर इस ऐप का पहला लेक्चर है। ये लेक्चर इस ऐप का कौन सा लेक्चर है दोस्तों? पहला लेक्चर है, इसीलिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, सबसे अच्छा मोमेंट है दोस्तों। आप सभी लोगों का, सभी दोस्त भाइयों का, मेरी प्यारी प्यारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब नहीं बोलना चाहिए, इस प्यारे से ऐप ग्रेविटी गुरु में। तो चलिए दोस्तों, हम आज शुरुआत कर रहे हैं अपने सफल सीरीज की। और ये सफल सीरीज जो है दोस्तों, वो एमपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक के लिए है। किसके लिए दोस्तों? एमपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक के लिए है। और मैं आपका प्यारा सा दोस्त राकेश टेमरे आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स। ये डेमो लेक्चर जरूर है, ये याद रखिएगा, लेकिन ये बेसिक टू एडवांस चलने वाले हैं दोस्तों। इसमें आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि आपको आपके राकेश टेमरे सर कैसा पढ़ाने वाले हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस चलेगा। आप लोगों को ये दावा करता हूं मैं कि ऐसा लेक्चर पूरे 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 एमपी में, पूरे इसके बाद अगर बात करूं अदर स्टेट में, कहीं और फिजिक्स को लेकर के लेक्चर नहीं मिलने वाला जो कोई भी टेस्ट की तैयारी करवा रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही लेक्चर यूट्यूब पे भी मिलने वाले हैं, यूट्यूब पर भी मैं चीज़ें दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यूट्यूब में पूरा चीज़ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्जाम तक पूरा बेसिक टू एडवांस 1 ईयर की गारंटी के साथ पढ़ाने वाला हूँ। 1 ईयर की गारंटी आप लोगों के पास रहेगी। आप अगर ऐप पे जुड़ जाते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, बहुत ही मिनिमम रेट में, केवल 1999 रुपए में आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस बारे में जानकारी और हम देते रहेंगे आप लोगों को। आज लेक्चर अपना डेमो लेक्चर है, डेमो लेक्चर की कोई स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास सफलता या सफल सीरीज की बात कर रहे हैं। सफल सीरीज में हमारे फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब कि स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव नहीं, हमारे पास क्या है, आपके पास वैद्युत चार्ज और यानी वैद्युत आवेश और फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को ये बता दूं कि कहीं ना कहीं हम लोग आज जो बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम के लेक्चर पे बात करने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लोगों को भी इंग्लिश में भी चीज़ें मिलेगी। डेमो लेक्चर है आज का, जो पहला लेक्चर डेमो लेक्चर के तौर पे चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे दोस्तों, कि कुछ मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मैं आज लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार के, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है, हिंदी मीडियम का नहीं मिल पाता है। तो आज उन लोगों के लिए मैं डेमो लेक्चर के तौर पर लेकर के आया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने वाला हूँ। बिल्कुल निश्चिंत बने रहिएगा। बाकी जब हमारी जो पेड क्लासेस चलेगी, उस पेड क्लासेस में दोस्तों याद रखिएगा, दोनों लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं विद्युत आवेश। चलिए कोई बात नहीं, विद्युत आवेश जब स्टार्ट करने वाले हैं तो इसके हम बेसिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। तो सर सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, उस बात को समझ लेते हैं कि जब 12th का जो पोर्शन स्टार्ट किया जाता है ना, 12th का जो पोर्शन स्टार्ट किया जाता है सर, कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली बात हमारे पास यहां बात की जा रही है चार्जेस की, है ना, आवेश की। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? आवेश की, चार्जेस की। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं सर चार्ज। ठीक है, या चार्जेस मतलब सर आवेश। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? आवेश। अब अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश क्या होंगे सर? अब देखो, आवेश जो होंगे वो होंगे, अभी बाद में बात करेंगे इसकी, बिल्कुल टेंशन मत लो। बट पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी इसकी शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। आवेश की अगर बात करें तो आवेश 3 तरीके से बात कर सकते हैं। आवेश 3 तरीके से गति कर सकता है, 3 तरीके से चल सकता है, 3 तरीके से रह सकता है। आवेश की बात करने वाले 3 तरीके में पढ़ने वाले आवेश को। तो पहली बात, अगर हम आवेश को समझे दोस्तों, तो क्या क्या कंडीशन होगी, प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मैं इन तीनों कंडीशन के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को सभी चीजें क्लियर होगी। क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होगी ना दोस्तों, तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कहीं से कहीं तक फिर
आप 12th के जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले जो पोर्शंस है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें फंस जाओगे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आएगी आप लोगों को। और जब नहीं समझ में आएगी ना दोस्तों, तो उसके अच्छे जो पॉइंट बनते हैं वो नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आप लोगों को ये बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, या जो आवेश है कहीं ना कहीं वो क्या होगा सर, एट रेस्ट होगा। क्या होगा सर, एट रेस्ट होगा। सर एट रेस्ट का मतलब सर रुका हुआ। क्या होगा सर, रुका हुआ। या तो चार्ज कैसा होगा सर, आवेश कैसा होगा, रुका हुआ रहेगा। या तो दूसरी बात सर वो क्या करेगा, मोशन करेगा। अब क्या करेगा सर, दूसरी बात, चलो दूसरी बात हम यहीं ले ले क्या, चलो दूसरी बात हम यहीं ले लेते हैं। सर क्या रहेगा सर, बता दीजिए। सर ये मोशन में रहेगा। अब मोशन में रहेगा तो ध्यान से देखिएगा, इसके मोशन के फॉर्म को समझते हैं, एट मोशन। मोशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, मोशन का मतलब है या तो ये क्या करेगा, गति करेगा। क्या करेगा सर, गति करेगा। अब ध्यान से देखो, या तो वो रुका हुआ रहेगा या तो गति करेगा। पर अब ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए अगर वो गति भी कर रहा है, अगर वो गति भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो गति दो तरीके से करेगा। कितने तरीके से करेगा, दो तरीके से करेगा। अब ये दो तरीके कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो पहली बात दोस्तों, पहली बात याद रखिएगा, या तो वो क्या करेगा सर, या तो उसकी वेलोसिटी अपने पास क्या होगी सर, जीरो होगी। सर वेलोसिटी क्या होगी सर, जीरो होगी, रुका हुआ रहेगा। या तो फिर देखो, सॉरी वेलोसिटी जीरो का मतलब रुका हुआ रहना। सर वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, या तो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है सर स्थिर होना। क्या होना सर, स्थिर। स्थिर या नियत होना। क्या इसको स्थिर से अच्छा हम इसको नियत लिख दे, क्या क्या हम इसको नियत लिख दे, तो उसको हम बोल देते हैं नियत। क्या रहेगी सर, ये तो नियत रहेगी। या तो जो वेलोसिटी होगी दोस्तों वो कैसी रहेगी आप लोगों के पास, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं वेरिएबल होगी। क्या होगी सर, वेरिएबल होगी, वेरिएबल होगी, वेरिएबल होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर वो वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, तो ये जो होगा अपने पास दोस्तों वो कहीं ना कहीं सर एस्कलरेटेड मोशन होगा। कहीं ना कहीं वो क्या होगा सर, इसका मतलब है सर कि यहां पर जो है वो एस्कलरेटेड मोशन हो जाएगा। एस्कलरेटेड, एस्कलरेटेड मोशन हो जाएगा। अब ये एस्कलरेटेड मोशन होता क्या है, इस बात को समझो, इस बात को समझो, इस बात को समझो। एस्कलरेटेड का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो सर त्वरित गति करेगा। कहीं ना कहीं कौन सी गति करेगा दोस्तों, वो त्वरित गति करेगा। तो ध्यान से देखिए कि त्वरित गति क्या होती है, भी ध्यान से देखेंगे। त्वरित गति करेगा सर, त्वरित गति करेगा। इतनी बातों को समझना है। चलिए आते हैं इस कंडीशन पे। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में, वो चीजें क्या चलने वाली है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, एट रेस्ट अगर चार्ज रुका हुआ रहेगा, अगर चार्ज रुका हुआ है, मान लो अभी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, अगर ये चार्ज रुका हुआ है, अगर ये चार्ज रुका हुआ रहेगा ना दोस्तों, तो ये केवल और केवल, ये केवल और केवल क्या करेगा सर, ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मैं दोनों लेवल को लेकर के चल रहा हूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर के चल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है सर ये हमारे पास क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा दोस्तों, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर चार्ज रुका हुआ है, चार्ज अगर गति नहीं कर रहा, चार्ज ऐसे बैठ गया, मतलब ऐसे बैठे का बैठा है, तो भैया ये अपने अराउंड क्या करेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा दोस्तों। अब याद रखिएगा, अब अगर मैं एक बात बोल रहा हूं, इसमें एक बात और सुन लो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने बोला कि ये चार्ज यहां से यहां चल करके आ गया, ये चार्ज यहां से यहां चल करके आ गया, लेकिन इसको यहां से यहां तक केवल कितनी मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने, मान लो यहां जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू 5 ईयर लग रहा है, 5 ईयर लग रहा है। या मैंने कहा 5 ईयर नहीं लग रहा, तो सर 1 ईयर लग रहा है, तो 1 ईयर भी क्या हो गया, ध्यान से देखो यहां पर क्या कंडीशन आ गई सर, t इज मच मच ग्रेटर देन 2, सर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर, सर टाइम इज मच मच ग्रेटर देन टू डिस्टेंस, यानी कि समय बहुत अधिक हो जाएगा डिस्टेंस की अपेक्षा में। तो भैया हम इस दूरी को क्या कर देंगे सर, नेग्लेजिबल कर देंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे ये रुका हुआ है। बिल्कुल टेंशन मत लेना दोस्तों, एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं पढ़े होंगे आप लोगों ने। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात हम करने वाले हैं एट मोशन की। अगर चार्ज रुका हुआ है, सॉरी क्या हो जाएगा सर, गति कर रहा है, तो भाई क्या क्या कंडीशन होगी सर, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, नियत वेग से चलने वाला है। क्या चलेगा सर, ये नियत वेग से चलेगा सर। कैसे वेग से चलेगा, नियत वेग से। और ये सर नियत वेग नहीं, मतलब अनियत वेग से चलेगा सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नियत वेग से चलेगा तो क्या होगा, अगर कोई भी चार्ज, अगर कोई भी आवेश,
अगर कोई भी आवेश, मेरे दोस्तों इस बात को याद रख लेना कि अगर कोई भी आवेश है, अगर वो नियत वेग से चल रहा है, इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख रहा हूं ईएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को क्या करेगा सर, जनरेट करेगा। इसका मतलब यह हमारे पास विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और या मैं क्या बोल दूं सर, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा दोस्तों, उत्पन्न करेगा। यानी कि सर अगर चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है दोस्तों, तो अपने अराउंड वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो एस्केलेटेड मोशन करेगा, त्वरित गति करेगा दोस्तों, तो अपने अराउंड सर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सर ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। चलिए अभी ईएमएफ इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, धीरे धीरे समझ लो। सर क्या करेगा ये कंडीशन में, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बाजू में लेना चाहूंगा, है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बाजू में लेने की कोशिश करता हूं जिससे और बातें बने। ठीक, थोड़ा सा इधर आ जाओ। चलिए यहाँ जगह मेरे पास मिलना चाहिए दोस्तों। चलिए अब क्या बोल रहा है सर, ये अगर त्वरित गति करेगा, इसका मतलब है सर यह अपने अराउंड क्या करेगा सर, ये अपने अराउंड सर विद्युत क्षेत्र क्या करेगा सर, विद्युत क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र को बाद में देखते हैं, विद्युत एवं क्या करेगा सर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो जनरेट करेगा ही करेगा, अपने अराउंड विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जरूर बनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों प्लस क्या करेगा, प्लस अपने अराउंड क्या करेगा दोस्तों, यानी ये क्या करेगा सर, एनर्जी को रेडिएट करेगा। मतलब क्या करेगा सर, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा दोस्तों, उत्सर्जित करेगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, जब इतनी बात हम समझ चुके हैं तो एक बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है, उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्थिर वैद्युत पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो क्या करेगा दोस्तों, लेकिन वो अपने अराउंड, अगर मैं आप लोगों से बात बोलूं कि अगर वो क्या कर रहा है सर, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, तब वो क्या करेगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ेगा। अब क्या करेगा सर, इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करेंगे। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे सर, इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करते हैं। किसकी? इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, डायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब सर क्या होता है, हमारे पास होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, बोलो, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युत के बाद गतिमान वैद्युत, है ना, गतिशील वैद्युत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, स्थिर वैद्युत की नहीं। अब सर गतिक वैद्युत की पढ़ते हैं। सर क्या पढ़ते हैं सर, गतिक वैद्युतिकी। और गतिक वैद्युतिकी को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? गतिक वैद्युतिकी को बोला जाता है, दूसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, यानी विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको याद रखिएगा। और दूसरा नाम सर इसको विद्युत चुंबकत्व भी बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व भी बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, विद्युत चुंबकत्व भी बोलते हैं। हाँ, अब इसकी बात बता दीजिए सर, इसका मतलब सर यहां पर जब हम बात करने शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। यहां किसके बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर पढ़ा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना प्यारा आपको कहीं नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने अभी तक। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों? क्या इतनी चीजें क्लियर है? और देखो दोस्तों, आप लोगों को कौन पढ़ाने आया है सर, जेई नीट का टीचर टेट को पढ़ाने आया है। सोच लो किस लेवल का टीचर आपको पढ़ाने वाला है, मतलब किस लेवल में लेकर जाएगा फिजिक्स को। क्या बातें समझ में आ गई? चलिए तो दोस्तों इतनी बातें तो क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें हमको समझनी चाहिए थी। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे विद्युत आवेश की। सर अभी तो बात किए थे आवेश, क्यों? हाँ चलो उसी की बात करने वाले हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, क्या बात करेंगे सर, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश होता क्या है सर, विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश के बारे में बात करें दोस्तों,
तो वैद्युत आवेश क्या होगा अपने पास सर, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं दोनों लैंग्वेज लेकर के चल रहा हूं आज के दिन, माफी चाहूंगा आप लोगों को, स्लाइड लेकर के नहीं आऊं, स्लाइड लेकर के बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, बट आप जो जो बोलते जाओगे मैं सब चीज बताते चलूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी क्या होता है सर, आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सर इसको हिंदी में बता दीजिए, तो हिंदी में भी सुनिएगा सर। जो वैद्युत आवेश होता है, जो आप लोगों के पास वैद्युत आवेश होगा, ये वैद्युत आवेश क्या होगा, ये वैद्युत आवेश अपने पास क्या होता है सर, वैद्युत आवेश क्या होता है सर, पदार्थ की एक सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है दोस्तों, सूक्ष्मतम क्या है, इकाई है। इस बात को याद रखिएगा, सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि सर वैद्युत आवेश क्या अपने पास, वैद्युत आवेश एक पदार्थ की ऐसी सूक्ष्मतम इकाई है जो कैसी होगी दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है। बिल्कुल टेंशन मत लेना। यानी कि जो अपने पास वैद्युत आवेश होगा, वो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होगी, जो क्या होगी, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सर स्वतंत्र अवस्था एक वर्ड यूज किया आप लोगों ने, है ना, उसको भी बताता हूं, पहले सुनो। वैद्युत आवेश के बारे में बात करें सर, कोई पदार्थ होगा, इसकी सबसे सूक्ष्मतम का मतलब है सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अविभाज्य, है ना, सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है, जिसे और छोटे स्मॉल भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं, अभी देखना, अभी बताऊंगा, कर सकते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में क्या होती है सर, पाई जा सकती है। ये स्वतंत्र अवस्था में होगी, इससे छोटी कोई दूसरी इकाई नहीं होगी दोस्तों, और इससे छोटी जो भी इकाई होगी वो परतंत्र अवस्था में होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या नहीं होगी सर, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होगी। क्या बातें समझ में आ रही है? चलिए ध्यान से देखते हैं। इतनी बात हो गई सर, थोड़ी सी उसकी चर्चा में थोड़ी देर बात करता हूं, जस्ट बस इतनी बातों को समझिएगा। चलिए, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? सबसे सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी इकाई है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन तो यहां पर स्वतंत्र अवस्था में पाने का मतलब सर, इसको अगर मैं खुला भी छोड़ दूं तो रह सकता है, बिल्कुल टेंशन नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं इसकी दूसरी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती, सर परतंत्र अवस्था में होती है। ध्यान से देखना, अब मैं इसको आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से। ऐसी इकाई, यहां ध्यान से देखेंगे कि ऐसी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन वो सबसे सूक्ष्मतम है जाती है, वह क्या है सर, कॉर्क। क्या होती है, कोई बता सकता है इसको? क्या बोलेंगे सर? कॉर्क्स बोलते हैं। क्या होते हैं सर? कॉर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कॉर्क्स बोलते हैं। तो कॉर्क्स कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। तो कॉर्क्स की बात कर लेते हैं, ये कितने प्रकार के रहेंगे सर अपने पास? सर 2 प्रकार के रहेंगे। अब 2 प्रकार के रहेंगे तो ध्यान से सुनिएगा इनका नाम। सर ये 2 प्रकार के होंगे सर, पहला होगा और ये दूसरा होगा। चलिए पहले की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अप कॉर्क्स बोलते हैं, और दूसरा होगा दोस्तों डाउन कॉर्क्स, है ना, अप कॉर्क्स और डाउन कॉर्क। सर अप कॉर्क क्या होते हैं? तो अप कॉर्क की बात करें तो ये प्लस क्या होता है दोस्तों, +2e/3 के फॉर्म का होता है, और जो डाउन कॉर्क होता है -1, या इसको बोला, हाँ 1/3 लिख दो, कुछ नहीं होता, और ये e के फॉर्म का होता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। यानी कॉर्क कितने प्रकार के होंगे सर? 2 प्रकार के होंगे, एक होगा अप कॉर्क्स और एक दूसरा होगा डाउन कॉर्क्स, है ना, अप कॉर्क्स और एक होता है डाउन कॉर्क्स। ठीक है, इसके में सर एक क्या होता है अपने पास, एक का जो चार्ज होगा सर वो +2e/3 का होगा, और सर दूसरा देखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा सर अपने पास, माइनस कितना होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए सर, माइनस कितना होगा 1/3e के फॉर्म का होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, तो अगर दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे सर तो कैंसल आउट होकर के ई ही बचेगा। मतलब सर ये 1 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को और छोटे भागों में डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगेन ध्यान से देखिएगा, अब चीजों को लेकर के आगे चलने वाले हम लोग।
ध्यान से देखो, अब क्या होगा सर, तो आवेश हमारे पास किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होगी, किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होगी। अब आवेश के बारे में हम चर्चा करें तो आवेश कैसे जनरेट होता है ना। पहले तो मैं यहां पर आवेश के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे और आवेश कैसे जनरेट होता है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप आवेश को याद रखेगा तो हम क्या बोलेंगे सर, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, आपका जो मन करे दोस्तों, से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों कि स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। हम इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, दोनों बात एक ही है, आप चाहे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करें या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें, चलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, इसकी एसआई यूनिट, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट मतलब एसआई मात्रक, चलो एसआई मात्रक लिख देते हैं। तो एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो एसआई मात्रक पाया जाता है वो होता है सर कूलाम। क्या होता है दोस्तों, कूलाम। या याद रखिएगा सर, इसको कूलाम है तो इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सर स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू होगा। सर एसआई यूनिट की बात करूं तो सर कूलम होगा। कूलम की स्पेलिंग कई बच्चे गलत कर देते हैं, तो बता देता हूं कूलम की स्पेलिंग COULOMB, ये याद रखिएगा, ये कूलम की डेफिनेशन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखिएगा कूलम की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। इसका हमने एसआई यूनिट बता दिया। हाँ, एसआई यूनिट इसकी दूसरी भी होती है दोस्तों, या तो इसको और बोला जाता है सर। अब इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी, इसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है दोस्तों, एम्पियर मीटर भी होती है। अब ये आता कैसे, तो आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़े होंगे, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, उस बात को समझिएगा। क्या पढ़ा होगा सर आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि विद्युत आवेश, आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो विद्युत धारा होती है सर, होती है किसी भी पदार्थ में या किसी भी तार में या किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जितना भी आपके पास चार्ज होता है, जितना भी आवेश होता है, वो कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में बह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा बोलते हैं। तो सर क्यू चार्ज है, अगर मैं टी को ट्रांसफर करूं तो क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू क्या हो जाएगा सर, T। अब ध्यान से देखो, Q तो अपने पास आवेश है, T सर अपने पास विद्युत धारा, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, सो एम्पियर। T क्या है सर, टाइम है, और टाइम के लिए सर क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, टाइम, ओहो गलत लिख दिया, सॉरी, क्या लिखेंगे सर, टाइम के लिए सेकंड लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, सेकंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड, एम्पियर सेकंड इसका क्या होगा, अदर एसआई यूनिट होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या इतनी बातें समझ में आ गई, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, है ना, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, इस डायमेंशन फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विमीय सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं दोस्तों। अब विमीय सूत्र क्या होता है, तो जो विमीय सूत्र होगा इसका वो होता है आपके पास AT। क्या होगा सर, AT। अरे भाई एम्पियर है तो A, सर टाइम है तो सर T, सर AT, इसका क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी तो आपको PDF शेयर मिलती है, ठीक है, शेयर करके दिया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। सर इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे, अभी उसको डेरिवेशन में बाद में बताऊंगा, डेरिवेशन बाद में देखेंगे, बस सिंपल सा चार्ज के बारे में आप पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ये आपके जो विद्युत आवेश है, वो विद्युत आवेश कहीं से और से नहीं आता दोस्तों। वो क्या होता है, किसी भी दो बॉडीज से मिलता है, या दो बॉडी को या तो क्या करोगे सर, घर्षण करोगे, या दो बॉडी को पास लाओगे, या तो क्या होगा सर, या तो दोनों बॉडीज को, दोनों वस्तुओं को क्या कर दोगे सर, चिपका दोगे। तो हमारे पास क्या होता है सर, वहां पर चार्ज जनरेट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैंने कहा दोस्तों, अगर मैंने कहा कि मान लिया जाए अपने पास क्या है, ये एक आवेश है, ये एक आवेश हो गया, है ना, एक आवेश नहीं बोलो, इसको बॉडी बोल देते हैं हम लोग। अभी ये एक बॉडी है, ठीक है, और दूसरी बॉडी ये लेकर के चलते हैं, यानी दूसरी वस्तु ये लेकर के चले। क्या बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा दोस्तों कि हमारे पास ये वस्तु नंबर A है, ये वस्तु नंबर B है, ये वस्तु नंबर B है। अब वस्तु नंबर A, वस्तु नंबर B है। अब मैं कहता हूं दोनों कैसी है, उदासीन है, अनचार्ज है। दोनों कैसी है दोस्तों, उदासीन है या अनचार्ज बोलो। सर ये कैसी है, उदासीन है, लिख दो यहां पर सर ये उदासीन है। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी है, उदासीन है। अब अगर उदासीन है, उदासीन कब होगी, उदासीन तब होती है दोस्तों, उदासीन तब होती है जब इनके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। इस बात को समझिएगा, यानी कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या।
नहीं बात समझ में आई सर, नहीं बात समझ में आई, समझाइए, समझाते हैं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, याद रखना कोई भी अगर परमाणु है तो उस परमाणु के पास दो चीज जरूर होंगे सर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और याद रखना दोस्तों एक न्यूट्रॉन भी होता है, पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं, मतलब वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आवेश किस किस पर है सर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पर आपके पास ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। तो सर ये दोनों कब होंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर के सर दोनों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो सर उदासीन कर देंगे। इसलिए क्या मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर कंसिडर कर लो, ऐसे मान लो कि इसमें सर 11 इलेक्ट्रॉन है और सर अपने पास मान लो 11 ही प्रोटॉन है। मैंने कहा दोस्तों इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और मैंने कहा इसमें मैं क्या कह रहा हूं सर 8 ही प्रोटॉन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी सर 8 ही इलेक्ट्रॉन 8 ही प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन है। सर अगर दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो कैसे हैं दोस्तों, उदासीन है। हाँ ठीक है, उदासीन है। अब मान लिया जाए इन दोनों वस्तुओं को मैंने घर्षण कर दिया, घर्षण कर दिया, घर्षण कर दिया। अब घर्षण करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा, मान लिया जाए यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां आ जाए, उछल करके। इलेक्ट्रॉन बोले ओए कुछ जा भाई कुछ जा, कूद गए। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां कूदे, मान लो मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन कूदे सर, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन यहां कूद गए। 3 इलेक्ट्रॉन मान के चलो इस डायरेक्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो याद रखिएगा अब क्या कंडीशन आएगी दोस्तों, तो अब कंडीशन अपने पास चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी दोस्तों, अपने पास कंडीशन होगी चेंज। सर कंडीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सर कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखो, कंडीशन को हम करते हैं चेंज। मैंने कहा जैसे 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, अब जैसे यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों तो क्या बात होनी चाहिए, क्या बात होनी चाहिए, जल्दी से बता दो। तो बोलेंगे सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ करके जैसे 3 आएंगे तो सर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सर प्रोटॉन तो अपने पास 11 के 11 रहेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए सर ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर और अपने पास 8 प्रोटॉन के प्रोटॉन हो जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है सर, कौन बढ़ गए सर, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब इस पे कौन सा चार्ज ज्यादा है सर, ऋणात्मक चार्ज ज्यादा है। क्या सर, कौन सा चार्ज ज्यादा है सर, ऋणात्मक चार्ज ज्यादा है। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी मैं टाइप्स ऑफ चार्ज नहीं बताया हूं, अभी टाइप्स ऑफ चार्ज बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, दूसरा सर, दूसरी क्या बात हो जाएगी हमारे पास सर, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कम हो गए सर, तो यहां पर प्रोटॉन बच गए ज्यादा। तो जो ज्यादा बच गए, देखो जो ज्यादा बच गए वैसा आवेश ज्यादा दिखेगा, जो यहां पर ज्यादा आ गए सर वैसा आवेश ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब यहां पर जो आपके पास वस्तु ए है दोस्तों, जो आप लोगों के पास वस्तु ए कैसी हो जाएगी, वस्तु ए हो जाएगी ऋणावेशित, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। और अगर मैं वस्तु बी की बात करूं दोस्तों, तो वस्तु बी जो बॉडी बी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब कि धन आवेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों, धन आवेशित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब कि सर वो ऋणावेशित, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम मतलब वो धनावेशित। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, अब बताइए। ऋणावेशित का मतलब सर यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, की अधिकता, यानी अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा सर, आप लोगों के पास ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी सर, इलेक्ट्रॉनों में या इलेक्ट्रॉनों की कमी। प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ मत करना दोस्तों, प्रोटॉन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप लोग। यहां पर क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम क्या बोलेंगे सर, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या बोलेंगे सर, ऋण आवेशित बोलेंगे। इतनी बात अपने को याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई कि कोई बॉडी कब चार्ज होगी, कोई वस्तु कब आवेशित होगी। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इतनी बातें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। अब क्या क्या चीजें हैं सर, अभी तक मैंने जो बातें किया उसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, उसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने बताया केवल आपके पास सर चार्ज कैसे आए, सर चार्ज कैसे आए, आवेश कैसे आए। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कितने टाइप के चार्ज है, इस पे कौन कितना चार्ज होता है, उसको थोड़े बाद में समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। अभी बस केवल मैंने चार्ज बताया था, आवेश बताया था, तो आवेश के बारे में आपको समझा दिया। अब मैं क्या बात करने वाला हूं सर, आवेश पर, यानी कि आवेश जो होता है सर उसकी यूनिट भी आपने बता दिया, इकाई भी बता दिया, पर इकाई पूरी नहीं बताया। हाँ नहीं बताया, तो इकाई के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया और समझिएगा, और थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए। सर आवेश की अन्य इकाइयाँ,
ध्यान से समझिएगा कि आवेश की जो आपके पास आवेश की अन्य इकाई, अब आवेश की अन्य इकाइयां, चलो आवेश की अन्य इकाइयां लेते हैं। अब अन्य इकाइयां कौन कौन सी होती है समझिएगा दोस्त, अन्य इकाइयां कौन कौन सी होती है समझिएगा। तो अगर मैं आवेश की अन्य इकाई के बारे में बात करूं तो आवेश की अन्य इकाई हमारे पास कौन कौन सी होती है, तो पहली, याद रखिएगा दोस्तों, पहली आवेश की अन्य इकाई में हम पहले कंसेप्ट पर चलते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। तो जो पहली इकाई होगी हमारे पास, पहली इकाई तो हमने देख लिया सर, एम्पियर होती है, एम्पियर सेकंड होती है, या फिर क्या होती है सर, कूलाम होती है। चलिए यहां पर याद रखेगा आवेश की और एक इकाई होती है जिसको बोलते हैं सबसे छोटी इकाई। आवेश की एक सबसे छोटी इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई, याद रखिएगा सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, इसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है आपके पास फ्रैंकलिन। क्या होती है दोस्तों, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन होती है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी दोस्तों, फ्रैंकलिन होगी। और अगर दूसरी बात करूं कि सबसे जो बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट जो होती है दोस्तों अपने पास, बड़ी यूनिट मतलब इकाई है ना, सबसे बड़ी इकाई जो होती है दोस्तों वो अपने पास होती है फैराडे। क्या होती है दोस्तों, फैराडे। फैराडे इसकी सबसे बड़ी इकाई है। फैराडे क्या है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी इकाई है। इतनी बातों को अपने को याद रखना है, इतनी बातों को अपने को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इतनी बातों को अपने को याद रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ एक बात और याद रख लीजिएगा, जो अपने पास एक जो फैराडे होता है, क्या होता है दोस्तों, एक जो फैराडे होता है, एक फैराडे बराबर सर कितना होगा, 96500 कूलम होता है दोस्तों। इतना आवेश, यानी कि एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं सर, 96,500 कूलम होता है। इतनी बड़ी यूनिट होती है, इतनी बड़ी यूनिट होती है, इतनी बड़ी इकाई होती है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो एक कूलम होता है, एक जो कूलम होता है, कहीं ना कहीं एक कूलम जो होता है 3 × 10⁹ की घात, 3 × 10⁻⁹ की घात सर स्थैत कूलम के बराबर होता है। स्थैत कूलम के बराबर होता है। स्थैत कूलम, कूलम को अब चलो सी लिख देता हूं मैं, स्थैत कूलम के बराबर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। अब अपने पास आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं सर, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं सर। यहां पर देखेंगे आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार। अब देखिए आवेशों के प्रकार, अभी तक तो समझिए आप लोगों ने कि आवेश क्या होता है अपने पास। तो चलिए आवेशों के प्रकार को समझते हैं। आवेशों के प्रकार कौन कौन से होंगे, तो आवेशों के प्रकार की बात करें तो आवेश अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहां लिख देंगे हम, यह क्या होता है सर, यह 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर ये 2 प्रकार के होते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जो पहला होता है सर अपने पास धन आवेश होता है, धन आवेश, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश, यानी कि सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, धनावेश और ऋण आवेश। सर धनावेश कैसे बनता है, तो धनावेश हमेशा याद रखना, धनावेश का मतलब होता है सर यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर किसी भी वस्तु में क्या आ गई सर, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई तो सर वो धनावेशित हो जाएगा। और सर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गया सर, इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता आ गई, की अधिकता है ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और यहां लिख दीजिए ज्यादा ही है तो इलेक्ट्रॉनों में कमी, या इलेक्ट्रॉनों की कमी लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या आ जाएगा दोस्तों, ऋण आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई सर? यही बात तो यहाँ कहे थे हम लोगों ने, यही बात सर। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए थे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब क्या हो गई थी सर, ऋण आवेशित, और इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धन आवेशित। ये बात हमने अभी आपको समझाया था। चलिए अब ध्यान से देखिए कि अगर धनावेश और ऋणावेश की बात कर रहे हैं, धनावेश और ऋणावेश की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब चीजों पर आ रहा हूं मैं, जो ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन और अभी तक प्रोटॉन की बात करें तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो होता है 1.6 ×
10⁻⁻19 कूलम। और याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो भैया ये माइनस लगा देते हैं, नेगेटिव है तो। और अगर मैं प्रोटॉन पे आवेश देखूं तो क्या होगा सर, ये होता है अपने पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज पाया जाता है दोस्तों, सेम चार्ज पाया जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का है। क्या पाया जाता है दोस्तों, सेम चार्ज पाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर वही चार्ज होगा और प्रोटॉन पे भी वही चार्ज होगा। बस यही याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे सर नेगेटिव, और जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज अपने को मिलेगा। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं दोस्तों, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है सर वो अनावेशित होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो आवेश पाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कहीं ना कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनको याद रखिएगा दोस्तों कहीं ना कहीं, यानी कि सर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और याद रखिएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अप्रॉक्स सेम होता है, बराबर तो नहीं बोलूंगा पर अप्रॉक्स सेम होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश पता चल गया, सर न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है, सर इलेक्ट्रॉन पर मास कितना है, प्रोटॉन पे मास कितना है और न्यूट्रॉन पे मास कितना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बात और याद रख लीजिएगा कि सर जो मास होगा, जो चार्ज अपने पास क्या होने वाला है सर, मास होने वाला है, क्या होने वाला है सर, द्रव्यमान जो होने वाला है, द्रव्यमान ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज। अब ध्यान से देखो, या मैं कह सकता हूं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब ध्यान से समझो, इसका मतलब ध्यान से समझो, क्या बात बोलूंगा भैया, इस बात को समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं यहां लिख रहा हूं नोट, क्या लिख रहा हूं जी, नोट लिख रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है। चलो नोट्स को ध्यान से देखते हैं कि नोट्स क्या है। सर आवेश, पहली बात याद रखिएगा, वैसे तो मैं आप लोगों को जब डिटेल करवाऊंगा तो और बेहतरीन तरीके से चीज़ बताऊंगा, बहुत सारी बातें लेके आऊंगा। अभी डेमो है तो चीज़ों को समझते चलिएगा बस, है ना। सर पहली बात क्या आ गया सर, आवेश। आवेश जो होता है दोस्तों, आवेश जो अपने पास होगा उसके साथ, आवेश के साथ हमेशा द्रव्यमान होता है या उपस्थित होता है। यानी सर अगर आवेश है तो उसके साथ कहीं ना कहीं द्रव्यमान भी होगा। लेकिन दूसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, द्रव्यमान के साथ हमेशा, यहां साथ लिखना था ना, साथ छोड़ दिया हमने, ठीक है। द्रव्यमान के साथ हमेशा क्या हो सर, क्या हो अपने पास, बता दो, आवेश हो। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। याद रखिएगा कि अगर द्रव्यमान है तो उसके साथ सर हमारे पास आवेश होगा, यह जरूरी बिल्कुल नहीं है। आवेश हो भी सकता है, आवेश नहीं भी हो सकता, इस बात को याद रख लेना। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब सर अगर आवेश है तो उसके साथ द्रव्यमान होगा ही होगा। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन है तो उसका पर मास होगा ही होगा। लेकिन अगर सर कुछ मास है, कुछ द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या मैं एक बात यहां बोल सकता हूं, सर, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब मास भी जा रहा होगा, द्रव्यमान भी जा रहा होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। यानी भैया यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ मास भी गए होंगे, जब द्रव्यमान भी गया होगा इसका मतलब सर इसका जो मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई बॉडी जब चार्ज होती है, जब आवेशित होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक और की पॉइंट बता रहा हूं यहां पर, एक और की पॉइंट जुड़ गया, और एक की पॉइंट जुड़ गया कि अगर कोई वस्तु आवेशित हो जाए, चलिए एक की पॉइंट और जोड़ देते हैं कि यदि कोई वस्तु आवेशित हो, या मैं इसको ऐसे बोले क्या, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है।
इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर धनावेशित है, अगर हमारे पास क्या होगी सर, धनावेशित वस्तु होगी, धनावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु जो होगी उसका द्रव्यमान सर कम होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा सर, सर धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान या धनावेशित वस्तु जो मिलेगा उसका जो द्रव्यमान मिलने वाला है, मास मिलने वाला है, द्रव्यमान वो क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो आपके पास ऋणावेशित मिलेगी, जो अपने पास क्या मिलेगी, ऋणावेशित मिलेगी, ऋणावेशित जो वस्तु मिलने वाली है उसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान क्या होगा जल्दी बता दो सर, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई भाई मैं यही तो बोल रहा हूं, देखो इससे इलेक्ट्रॉन यहां गए, इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी क्या होगा, मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ गया होगा, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा और जो धनावेशित है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आई दोस्तों? अभी और इसकी बहुत सारी बातें हैं, हम आप लोगों के लिए इंट्रो लेक्चर लेकर के आए थे, इसीलिए आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर दोस्तों लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आप जरूर ज्वाइन होइएगा। अगर आपको एक अपने इस ईयर में या इस एग्जाम में पास होना है और इस बार आपको वर्ग एक छोड़ना नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए। अगर आप ज्वाइन नहीं होते हैं फिर बाद में पछताएंगे। फिर वो एक कहावत होती है, बाद पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना दोस्तों। फिर आप इधर उधर सब्सक्रिप्शन ले लोगे, फिर वहां से गलती करके आओगे, वहां पैसा भर दोगे, फिर इधर भी पैसा भरोगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं, और अंतिम समय फिर आकर के जुड़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो रेगुलर लाइव क्लासेस में आइएगा, जुड़िएगा। तो हमारी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है दोस्तों, वो कब से हो रही है, वो हो रही है 1 मई, है ना, 1 मई से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। यानी कि पहली, है ना, कि 1 मई से, 1 मई मतलब 1 मई से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। 1 मई 2025 से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सभी दोस्त भाई लाइव आने की कोशिश कीजिएगा, जुड़ जाइए। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि यार यूट्यूब पे तो बहुत प्यारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे ऐप में, तो आपका फायदा ही फायदा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हो, चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आती है तो प्लीज़ जरूर ज्वाइन होइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।